डेयरी मिल्क कंज्यूमशन के क्या खतरे हैं, डेयरी मिल्क कंज्यूमशन के क्या कारण हैं, डेयरी मिल्क के क्या अल्टरनेटिव्स हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब आज से लगभग 30 साल पहले मैंने अपने देश को जानने समझने के लिए एक ऑल इंडिया टूर किया था, जिसके दौरान मैंने लगभग 40,000 किलोमीटर की ड्राइविंग की थी। इस टूर के दौरान मैं अपने घर से लगातार लगभग 8 महीने तक बाहर रहा और उन 8 महीनों के दौरान मैं अपने देश के लगभग हर स्टेट में गया और लगभग हर स्टेट के लगभग हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में मेरा एक ही ब्रेकफास्ट हुआ करता था। इट वॉज ए स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट और वो था 2-3 गिलास दूध और उनके साथ काफ़ी मात्रा में चॉकलेट पाउडर और उनके साथ कुछ व्हीट फ्लेक्स। मैं किसी भी शहर में होता था, किसी भी टाउन, किसी गांव, किसी भी कस्बे में होता था तो सुबह लगभग 7 बजे के आसपास बाहर जाकर एक मिल्क का लीटर खरीद लेता था, 1 लीटर मिल्क, और उसके बाद उसे बॉयल करके उसे व्हीट फ्लेक्स और चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाकर खा लेता था। और ऐसा करते वक्त मुझे लगता था कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं बड़ी समझदारी का काम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। लेकिन इतनी समझदारी भरे ब्रेकफास्ट, इतने बेहतरीन ब्रेकफास्ट को खाने के बाद लगभग आधे पौने घंटे के बाद ही मेरे पेट में ब्लोटिंग शुरू हो जाती थी। मेरी इंटेस्टाइन्स में गैस पैदा हो जाती थी और कभी कभी ये इतनी खतरनाक होती थी कि मुझे कार ड्राइविंग करने में भी तकलीफ होती थी। मेरा स्टमक इतना ब्लोटेड होता था कि जब मैं पैदल चलता था तो मेरी चाल थोड़ी थोड़ी पेंगुइन्स जैसी दिखाई देती थी। जब मैं अपनी कार से बाहर निकलता था तो मेरा पेट ही मेरा सेंटर ऑफ अटेंशन हुआ करता था। मुझे लगता था कि किसी ने एक बहुत बड़ा गुब्बारा, एक बहुत बड़ा बैलून फुला करके गैस भर के उसे मेरे स्टमक के अंदर ठूंस दिया है। इसके 2-3 घंटे बाद मुझे कभी कभार हेडेक्स भी होने लगते थे। अब वो हेडेक्स तो डेली बेसिस पे नहीं होते थे, लेकिन लगभग हर दिन मैं अपने आप को इन द मॉर्निंग टाइम अधमरा जैसा फील करता था। अब क्योंकि मैं इतने बड़े टूर पे निकला था, 8 महीने का टूर था, तो कार तो मुझे चलानी ही थी। तो जैसे तैसे मैं कार तो खैर चला लेता था, एक टाउन से दूसरे टाउन तक जैसे तैसे पहुंच तो जाता था, लेकिन सच पूछा जाए तो मेरी फिजिकल कंडीशन उस पर्टिकुलर दूध पीने के बाद से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक काफ़ी नाजुक हुआ करती थी। आफ्टरनून के लगभग 3-4 बजे के आसपास वो ब्लोटिंग कुछ कम हो जाती थी और तब मेरा स्टमक एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता था और तब मुझे लगता था कि मेरा नया जन्म हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या डेली बेसिस पर फेस करने के बावजूद ये मेरे छोटे दिमाग में कभी नहीं आया कि इस समस्या को अपने मिल्क कंज्यूमशन से एसोसिएट करूं। मेरा इस तरफ ख्याल ही नहीं गया कि मेरी ये समस्या दूध पीने की वजह से भी हो सकती है। ये, जैसा कि आप समझ सकते हैं, मेरी बेवकूफ़ी थी। आज मैं इस बात को जब याद करता हूं तो मेरे को अफसोस होता है कि इतने बड़े टूर पे जाने के बावजूद मैं उस दूध पीने की एक छोटी सी गलती की वजह से उस टूर का उतना फायदा नहीं उठा सका, उतना आनंद नहीं उठा पाया जितनी कि मुझे उठाना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड, पिछले 10 सालों से जब से मैंने ये दूध पीना बंद किया है तो मुझे इस तरह की ब्लोटिंग हुई ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है कि इस तरह की ब्लोटिंग होती क्या है। मैं उस प्रकरण को अब भूल गया हूं। अब मेरे इस ब्रेकफास्ट पर इंसिस्ट करने के पीछे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था परंपरा और दूसरा था आसानी। परंपरा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरे दूध पीने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं बचपन से ही दूध पीता आ रहा था और मेरे ब्रेकफास्ट में दूध का हमेशा एक पारंपरिक स्थान रहा है, तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। और दूसरा कारण था आसानी। दूध लगभग हर गांव, हर कस्बे, हर जगह में मिलता था और उसे सिर्फ बॉयल करना होता था और आप पी लीजिए और आपका ब्रेकफास्ट हो गया।
और लगभग यही किस्सा हमारे देश के अधिकतर लोगों का भी है। अधिकतर लोग आज भी इन्हीं दोनों कारणों की वजह से प्राइमरीली दूध का इस्तेमाल करते हैं। पहला परंपरा, दूसरा आसानी। परंपरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोग सैकड़ों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उन्हें दूध के बारे में कोई शक ही नहीं होता कि ये फूड प्रोडक्ट उनके शरीर में जाकर इतनी तबाही मचा सकता है। और आसानी इसलिए क्योंकि इस फूड प्रोडक्ट को आप बड़ी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों लोग कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, ओट्स जैसे प्रोडक्ट्स को नाश्ते पर खाने के लिए दूध का ही इस्तेमाल करते हैं, डेयरी मिल्क का। कई लोग तो मिल्क पैकेट को खोलकर उसे डायरेक्टली पीना शुरू करते हैं, बॉयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं समझते। इसके अलावा कई लोग हमारे देश में दूध का इस्तेमाल हज़ारों रेसिपीज़ में करते हैं। इसी तरह से हमारे देश की लगभग हर मिठाई में दूध का इस्तेमाल ही होता है या मिल्क सॉलिड्स का इस्तेमाल होता है। दूध का इस्तेमाल चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है और पिछले 20 सालों के दौरान आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि चीज़ का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। उसकी पॉपुलैरिटी का भी एक यही रीज़न है कि उसे लेकर खाना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ ब्रेड के 2 स्लाइसेस लीजिए, उसमें कुछ आलू जैसी फिलिंग डाल दीजिए, ऊपर से चीज़ स्लाइसेस स्प्रेड कर दीजिए और आपका मजाक ही मजाक में एक सैंडविच तैयार हो गया। बाज़ार से आप रेडीमेड पिज़्ज़ा का बेस लीजिए, कुछ टोमेटो सॉस वगैरह स्प्रेड कीजिए, थोड़ा ओरेगानो, थोड़ी बेसिल, थोड़ी गार्लिक, थोड़ी रेड पेपर फ्लेक्स, थोड़ी थिम पेपरिका, ऑनियन पाउडर अगर आपको लगता है अच्छा तो, और ऊपर से काफ़ी सारा चीज़ और ओवन, और आपका पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और इसी आसानी की वजह से, इसी ईज ऑफ यूज़ की वजह से पिछले कुछ सालों से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अंधाधुंध स्पीड से बढ़ रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतर लोग दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इन 2 कारणों की वजह से करते हैं, एक तो परंपरा और दूसरा आसानी। लेकिन यदि आप लोगों से उनके मिल्क कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे तो वे आपको एक तीसरा ही कारण बताएंगे, और वो ये कि भाई दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कैल्शियम होता है और हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। अब ये बात सही है कि दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में कुछ फैट्स भी होती हैं, दूध में कुछ दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और ये बात भी सही है कि बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि ये प्रोटीन और कैल्शियम और फैट्स आपको सिर्फ दूध के कंजम्पशन से ही मिल सकते हैं। इनफैक्ट मदर नेचर की, हमारी प्रकृति की, हमारी कुदरत की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि उसने हर माइक्रोन्यूट्रिएंट, हर विटामिन के कई सोर्सेज बनाए हैं, जिससे कि हमें किसी एक प्लांट सोर्स पर या फूड सोर्स पर टोटली डिपेंड न करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्रोटीन और कैल्शियम की सप्लाई एंश्योर करना चाहते हैं तो वो आपको कई प्लांट सोर्सेज से भी तो मिल सकती है। यदि आप 1 ग्लास या 200 ग्राम दूध पीते हैं तो इसमें आपको लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि आपके RDA का 12% होता है। लेकिन यदि आप सिर्फ 50 ग्राम तिल खाते हैं तो उसमें से आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से यदि आप 1 ग्लास या 200 ग्राम दूध पीते हैं तो आपको अपनी दैनिक ज़रूरत का लगभग 24% कैल्शियम मिलता है। लेकिन यदि आप सिर्फ 50 ग्राम तिल खाते हैं तो उसमें आपको अपने दैनिक ज़रूरत का लगभग 50% कैल्शियम मिल जाता है। और ये तिल या सेसमी सीड हमारे देश के लगभग हर घर में मौजूद होते हैं, शायद आपके किचन में अभी इसी वक्त मौजूद होंगे, और वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और इनका कंजम्पशन भी कुछ खास मुश्किल नहीं होता। अगर आप उन्हें किसी भी करी, किसी भी दाल, किसी भी सब्जी, किसी भी रोटी, भाखरी, पराठे में मिला दें तो न आपको पता चलेगा न आपके बच्चों को, और मजाक ही मजाक में उन्हें अपनी ज़रूरत का डेली कोटा मिल जाएगा। उसमें प्रोटीन की भी सप्लाई मिल जाएगी और कैल्शियम की भी, और उसके अलावा अन्य कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। FDA के अनुसार हर व्यक्ति को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन खाना चाहिए। यदि आप सिर्फ 1/4 कप सेसमी सीड्स खाते हैं तो उसमें से आपको 351 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अपनी डेली ज़रूरत का तीसरा हिस्सा आपको उस 1/4 कप से मिल जाता है।
दूसरी तरफ यदि आप दूध का एक बड़ा गिलास पीते हैं तो उससे आपको 276 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। यदि आपको सेसमी सीड्स पसंद नहीं है तो सिर्फ लगभग 60 ग्राम बादाम खाने से, आमंड्स खाने से आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। यदि आपको बादाम महंगे लगते हैं तो सिर्फ 100 ग्राम टोफू खाने से आपको 350 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप हरी सब्जियां खाते हैं तो उनसे भी भारी मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। इन सब बातों के कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में कैल्शियम सप्लाई करने वाला मिल्क कोई अकेला फूड प्रोडक्ट नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि सुबह सवेरे भागा दौड़ी का टाइम होता है, मेरे फैमिली मेंबर्स स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज ऑफिस जा रहे होते हैं और मेरे घर में कई लोगों को नाश्ते पर कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स और ओट्स खाने की आदत है, तो उसके लिए मैं उनको सेसमी सीड तो नहीं दे सकती, उसके लिए तो मुझे दूध की ज़रूरत होती है। तो उस समस्या का इलाज भी यही है कि आज हमारे पास डेयरी मिल्क के, हमारे अपने देश में कई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। आज हमारे पास सोया मिल्क, आमंड मिल्क, राइस मिल्क जैसे अल्टरनेटिव्स भी हैं। अब ये सही है कि यदि आप उन्हें बाजार से खरीदते हैं तो कुछ महंगे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप सोया मिल्क जैसे मिल्क को अपने ही घर में बनाते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी कीमत डेयरी मिल्क से भी कम होती है। मैं खुद आज से कुछ साल पहले तक वीकली बेसिस पर सोया मिल्क अपने घर में खुद बनाता था और मैं आपको अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये बात बता सकता हूं कि यदि आप सोया मिल्क को अपने घर में बनाते हैं तो उसकी कीमत 8-10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होती। ये बात सही है कि सोया मिल्क बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। आज से कुछ साल पहले जब मैं सोया मिल्क बनाता था तो उससे बनाने में 1-2 घंटा लग जाता था प्रोसेस करने में, लेकिन उन 1-2 घंटों में मैं बड़े आराम से 8-10 लीटर सोया मिल्क बना लिया करता था। ये क्वांटिटी मुझे पूरा हफ्ता और मेरे पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए काफ़ी होती थी। इनफैक्ट सिर्फ 1 किलो सोयाबीन से हम इतना दूध बना लेते थे कि उसे एक हफ्ते में मैं, मेरी फैमिली नहीं पी पाते थे और कई बार हम उसे अपने आसपास के घर के आसपास रहने वाले जानवरों को, कुत्ते या बिल्लियों को पिला दिया करते थे। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे डेयरी मिल्क कंज्यूम करेंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने इस अनुमान को, इस गेसवर्क को भी गलत साबित किया है। एक स्टडी में पाया गया कि वे औरतें और वो मेल्स, मर्द, जो दूध की काफ़ी मात्रा में सेवन किया करते थे, दूध का काफ़ी कंजम्पशन किया करते थे, उनके बोन फ्रैक्चर की रिस्क में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उनकी ऑन द अदर हैंड उनकी असामयिक मृत्यु के चांसेस बढ़ गए। इनफैक्ट मैं अपने चैनल पर हमेशा ओबेसिटी को कम करने, मोटापे से छुटकारे पाने के बारे में, डायबिटीज़ को रिवर्स करने के तरीकों के बारे में बात करता रहता हूँ। मैं कहता रहता हूँ कि इन्हें आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इम्प्रूव करके बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में सुधार कर भी देते हैं और उसके बाद फिर आप यदि मिल्क कंज्यूमशन चालू रखते हैं, हमारे देश में जो मिल्क अधिकतर जगहों पर मिलता है, तो आपके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेंज करने के, उन्हें बदलने के आपको कोई खास बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति पूरा दिन ग्रीन स्मूदीज पिए, ऑर्गेनिक फूड खाए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद दारू के 3-4 लिटिल पैग लगा ले और उसके बाद बाजार में बना हुआ चखना और जंक फूड खा ले, तो उसके पूरे दिन भर के अच्छे कामों के, वो स्मूदी और ऑर्गेनिक फूड का जो फायदा मिलेगा उस पर पानी फिर जाएगा। और इसी तरह से यदि आप दिन भर में अपना न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सुधारते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन बाद में आप ये हमारा दूध पीते रहते हैं, तो यकीन मानिए कि उन सब अच्छी चीज़ों को खाने के बेनिफिट्स भी काफ़ी हद तक आपके काम नहीं आएंगे। तो यदि आप हमारे जानवरों पर, हमारी गायों भैंसों पर होने वाले अत्याचार में भागी नहीं बनना चाहते, तो आप अन्य कई मिल्क अल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हैं। यदि आप किसी क्रॉनिक डिसीज से गुजर रहे हैं, यदि आप किसी क्रॉनिक डिसीज का पिछले कई सालों से लगातार इलाज करने के बावजूद
डॉक्टरों और अस्पतालों पर लाखों रुपया बर्बाद करने के बावजूद उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, यदि आप लगातार डाइजेस्टिव इश्यूज से परेशान हैं, यदि आप किसी ऑटो इम्यून डिसीज से परेशान हैं जैसा कि मैं था, यदि आपका वजन ज्यादा है जैसा कि एक जमाने में मेरा था, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यदि आपके कुछ इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, यदि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यदि आपको लगातार एक्नी, एक्जिमा, सोरायसिस का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको दूध और दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ समय के लिए अपनी डाइट से अलग करना चाहिए। हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए तो कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर ही करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने जब दूध छोड़ा था तो उसे छोड़ते वक्त मैंने उसे 10 सालों के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने उसे सिर्फ 1 साल के लिए छोड़ा था, ट्रायल बेसिस पर छोड़ा था। तो मैं आपसे भी वही रेप्लिकेट करने के लिए कहूंगा कि आप भले 1 साल के लिए दूध न छोड़ें, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़कर देखें। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से कंप्लीटली 1 महीने के लिए निकाल दीजिए, और यदि आपको इन सब शिकायतों में कुछ राहत दिखाई देती है, आपकी अपनी क्रॉनिक डिसीजेस से आपको कुछ मुक्ति मिलती दिखाई देती है, तो फिर आप यकीन मानिए कि आपकी उन क्रॉनिक डिसीज के पीछे मिल्क कंज्यूमशन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, इट्स अ जीरो कॉस्ट मेथड, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना है। तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि यदि आप इन सब बातों को जानने समझने के बाद भी डेयरी मिल्क को पीना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, इट्स योर लाइफ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी न तो डेयरी फार्मर्स से कोई दुश्मनी है और न ही सोया मिल्क या आमंड मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज के मेरे पास शेयर्स हैं या स्टॉक ऑप्शंस हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ने के बाद अपनी हेल्थ में सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स ही महसूस किए हैं, और यदि मैं इस तरह के इम्प्रूवमेंट्स हासिल कर सकता हूं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ज़रूरत है तो डेयरी मिल्क के खतरों को समझने की और फिर उसके अल्टरनेटिव्स को एक बार ट्राई करने की, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल तक ट्राई करने की।